नमस्कार प्रिय साथियों। कक्षा प्लस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग राजस्थानी बोलियां और भाषा साहित्य पर हम लोग विचार कर रहे थे। राजस्थानी बोलियों और भाषा पर हम लोग जो है पहली क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके थे। उसके बाद लगातार हम लोग राजस्थानी साहित्यिक रचनाओं पर हम लोग बात कर रहे हैं, चूँकि बहुत सारी रचनाएं हैं। तो इस वजह से आज हम लोग, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि राजस्थान का साहित्य एवं साहित्यिक रचनाएं, ये हमारी कक्षा 5 है। पहली क्लास में हमने जो है राजस्थान की जो बोलियां और भाषाएं हैं उन पर हम लोगों ने बात कर ली थी। उसके बाद में दूसरी जो क्लास है उसमें हमने साहित्यिक रचनाओं और राजस्थान के साहित्य पर जो है शुरुआत कर दी थी। और आज इसकी हमारे पास में 5वीं कक्षा है। मतलब ये है कि कक्षा 2, 3 और 4 हम लोग साहित्यिक जो रचनाओं पर हम लोग ले चुके हैं और आज इसकी 5वीं क्लास है। अभी 2-3 क्लास और होंगी, चूँकि लगभग पौन घंटे की, एक घंटे की क्लासेस हो रही हैं, तो उसको याद भी कराना जो है पड़ रहा है। तो इस वजह से थोड़ा समय लग रहा है। और क्या है कि कक्षा प्लस और हम और हमारी टीम जो है इनमें जो जैसे साहित्यिक रचनाएं मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें कुछ भी छोड़ने के मूड में मैं नहीं हूँ, क्योंकि साहित्य वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं विद्यार्थियों आज की इस क्लास की। हम लोग चलिए देखिए, हम लोगों ने जो है इससे पहले जो रचनाकार थे हमारे पास में, श्रीलाल नथवल जोशी को हम लोगों ने पढ़ लिया था और बिल्कुल फॉर्मूले से हम लोगों ने इसको याद कर लिया था। मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं विद्यार्थियों कि साहित्यिक रचनाएं याद करने जो है विद्यार्थियों को बड़ी कठिनाई से जो है ये याद होती हैं। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को आसान से आसान ट्रिक से मैं याद कराने की कोशिश करूं, आसान से आसान फॉर्मूले से मैं आप लोगों को याद कराने की कोशिश करूं। और आप यकीन मानिए, आप मेरे साथ चलिए, आप लोगों को जो है ये सारी की सारी रचनाएं, क्योंकि कोई पता नहीं है कहाँ से रचना उठाकर, कौन सी रचना उठाकर पूछ ले वे, तो आप लोगों को सारी लगभग रचनाएं याद होनी चाहिए। महत्वपूर्ण पे अगर आप लोग जाओगे तो फिर आपके जो है सवाल गलत होने की संभावना बनेगी। तो जो है साहित्यिक रचनाओं को हम लोग जो है शॉर्ट ट्रिक से और आसान फॉर्मूलों से हम लोग जो है याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं विद्यार्थियों। जैसा कि तो हमने जो है यहाँ 56 नंबर तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। इस पे जो है श्रीलाल नथवल जोशी पे अपन ने 56 नंबर लगाया था। तो आइए अब है 57 नंबर, हम विजयदान देथा की बात करते हैं। देखो, विजयदान देथा एक हमारे राजस्थान के एक बड़े साहित्यकार हैं। बड़े साहित्यकारों में जैसे हमारे पास विजयदान देथा हो गए, सीताराम लालस हो गए, सूर्यमल मिश्रण हो गए, और जो है हमारे जो विदेशी साहित्यकार थे, ग्रियर्सन हो गया, कर्नल जेम्स टॉड हो गया, और इस तरह से हमारे पास में कई सारे बड़े साहित्यकार हैं। तो विजयदान देथा भी हमारे पास में एक बड़े साहित्यकारों में से एक है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विजयदान देथा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। 3 स्टेटमेंट दे देंगे और फिर आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। एक तो ये कहाँ के निवासी थे, बोरुंदा जोधपुर के थे, ये फैक्ट ध्यान रखना है आपको। और विज्जी नाम से लोकप्रिय थे, विज्जी नाम से ये लोकप्रिय थे। एक एक फैक्ट आप लोगों को याद रखना है बच्चों। आगे इनके जो फैक्ट है, रचनाएं हैं, वो हमारे पास में है बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी रचना को आपको याद रखना है कि 14 खंडों में ये रचना प्रकाशित है और इसके 10वें खंड को जो है केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। केंद्रीय, जो बड़ी बात है, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना को मिला है। कौन सी? बातारी फुलवारी को। और बातारी फुलवारी के भी 14 खंड है, इसमें से जो 10वां खंड है उसको ये पुरस्कार मिला है। इनके उपन्यास है, पूछा जा सकता है, इसमें से भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लो कि आप लोगों से पूछ लिया कि विजयदान देथा की निम्नलिखित रचनाओं में से उपन्यास कौन सा है, तो ये 2 उपन्यास हैं, इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, मारो बदलो और तीडो राव। इन दोनों रचनाओं का आप लोगों को याद रखना है।
और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि ये दोनों रचनाएं कौन सी विधा में आएंगी, उपन्यास विधा में आएंगी। ये कहानी संग्रह नहीं है, या कहानी नहीं है, ये संस्मरण नहीं है, रेखा चित्र नहीं है, ये उपन्यास विधा है। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करते हैं बच्चों, चलिए। अब अन्य रचनाएं हैं इनकी। अन्य रचनाओं में जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि विजयदान देथा की निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं है। एक तो उनके उपन्यास दोनों आप लोगों को याद रखना है, तीडो राव और मारो बदलो। ये दोनों आप लोगों को याद रखना है। कौन कौन सा है? तीडो राव और मारो बदलो। अन्य रचनाओं में प्रश्न ऐसे आएगा कि आप जो है विजयदान देथा की निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं है। तो आपको सारी रचनाएं इनकी पता होनी चाहिए, और महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं इसलिए भी ये बनता है कि आपको इनकी सारी रचनाएं पता होनी चाहिए। अब देखिए, आप एक बार आप इसको बोर्ड पे जो लिखा है उसको देखो एक बार का, उसके बाद में फिर मैं आपको बताऊं कि इसको कैसे अपने को याद रखना है। तो जैसा कि हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूं कि जब कोई बड़ा साहित्यकार है जिसकी बहुत सारी रचनाएं हैं, ऐसा कोई लेखक जिसकी बहुत सारी रचनाएं हैं, तो उसको आप स्टोरी फॉर्म में आप लोग याद करने की कोशिश करो। तो आइए हम लोग इसकी भी एक छोटी सी स्टोरी बनाने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि एक मृणाल नाम की एक चौधराइन है। मृणाल नाम की चौधराइन है, चौधराइन है। और अब क्या है कि चौधराइन है, उसके उसके सपने में उसके सपने में उसके सपने में रोज दो जने आते हैं। रोज गांधी व हिटलर आते हैं। हिटलर आते हैं। अब साहब आ गए सपने में। कौन कौन आ गया? एक मृणाल नाम की एक चौधराइन है, उनके सपने में क्या है? उसके सपने में रोज कौन कौन आते हैं? गांधी व हिटलर आते हैं। ठीक है साहब, आ गए। तो वो बड़ी उलझन में थी कि मैं क्या करूं कि यार कोई सपने में आता है तो क्या उनकी मूर्ति मुझे थरपनी चाहिए, है ना, उनकी मूर्ति जो है मुझे लगानी चाहिए। तो क्या है, वो उलझन में थी। चलो, कौन कौन सी अब देखो रचनाएं कौन कौन सी हो गई है हमारे पास में। एक बार हम लोग टिक मार्क करते हैं, उसके बाद फिर अपन आगे चलते हैं। ग्रीन ले लेता हूँ। देखो, मृणाल हो गया। तो भाई मृणाल हो गया, क्या ये हो गया मृणाल वाला। उसके बाद में चौधराइन हो गया। क्या ये चौधराइन की चतुराई हो गया। ठीक है। उसके बाद में सपने में कौन आते हैं? गांधी आते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में सपन प्रिया। और रोज गांधी व हिटलर आते हैं। तो गांधी व हिटलर, तो गांधी कहाँ हो गया? गांधी कहाँ हो गया भाई? ये बापू से क्या हो गया? ये गांधी हो गया। यहाँ बापू भी लिख सकते हो, बापू व हिटलर आते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। अब वो उलझन में थी। वो किस में थी? उलझन में थी। तो उलझन पे आप गोला बनाइए इस तरह से, और इसमें उलझन कहाँ दिखाई दे रहा है? ये इतनी सारी रचनाएं हमने लिख ली। ठीक है। उसके बाद में बिना डिले किए, है ना, मामले को बिना डिले किए मतलब बिना देरी किए उसने घर में रूख भी पेड़ को ही बोलते हैं। रूख व पेड़ के नीचे उनकी मूर्ति की स्थापना कर दी उन्होंने, है ना। मूर्ति की स्थापना करके रूख व पेड़ के नीचे उनका लेख लगाया, है ना। स्थापना करके उनका लेख लगा दिया। उनका लेख लगाया वह सामने फिल्म भी चलाती कि भाई मुझे मेरे सपने में आकर परेशान मत करो,
और आपका आराम से यहाँ पे मैंने जो है यहाँ लेख लगा दिया, आपका चबूतरा लगा दिया और सामने जो है टीवी में मैंने फिल्म भी लगा दी। अब मुझे सपने में आकर आप लोग जो है डराओ मत, मुझे परेशान मत करो, बस सामने फिल्म भी लगा दी। अब इससे क्या है कि आपको इस स्टोरी से विजयदान देथा की, हम किसको पढ़ रहे हैं यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम लोग विजयदान देथा को पढ़ रहे हैं। तो ये तो दो रचनाएं आपको वैसे ही याद रखनी चाहिए, मारो बदलो तीड़ो राव, और इधर हमने इसकी एक छोटी सी स्टोरी जो है बना दी। तो ये है हमारे पास में विजयदान विजयदान देथा। महत्वपूर्ण साहित्यकार है, ध्यान रखना है, नोबेल पुरस्कार के लिए नामित हुए थे विजयदान जी देथा। चलिए अब देखो, अब किस किस पे गोला बनाए अपन। हाँ, अब देखो एक बार बिना डिले किए, बिना देरी किए, डिले का हो गया हमारे पास में द डिलेमा, है ना। और उसके बाद में है उसने घर में रूख, रूख है क्या इसमें, रूख आप देखिए ये रहा रूख यहाँ पर, और पेड़ के नीचे अनोखा पेड़ हो गया, और उनका लेख लगाया तो अलेखों हो गया, और हिटलर उधर हो ही गया था, ये ध्यान रखना है। और सामने फिल्म भी लगा दी, तो ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी रचनाओं पर जो फिल्म वाली कौन कौन सी थी, कि दुविधा, परिणति और चरणदास चोर, इन जो रचनाओं के ऊपर फिल्म भी बन चुकी है, ध्यान रखना है। और ये कैचुली आपको अलग से जो है याद रख लेना, या इस फॉर्मूले में आप लोग इसको डाल सकते हो। तो इस तरह से आपके पास में विजयदान देथा की सारी रचनाएं जो है मैंने स्टोरी फॉर्म में याद कराने की आप लोगों को कोशिश की है। मरनाल हो गया, चौधराइन हो गया, चौधराइन की चतुराई हो गया, सपन प्रिया हो गया, बापू के 3 हत्यारे हो गया, हिटलर हो गया, उलझन हो गया, द डिलेमा हो गया, और रूख हो गया आपके पास में, अनोखा पेड़ हो गया, और यहाँ पर हो गया आपके पास में लेख, लेख का हो गया हमारे पास में अलेखों, और सामने फिल्म का हो गया हमारे पास में। ये 3 वो रचनाएं हैं जिनके ऊपर फिल्म बनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी जो रचनाएं हैं उनके जिनके ऊपर फिल्म बनी है, तो वह दुविधा, परिणति और चरणदास चोर, ये ध्यान रखना है। अब इसका एक चीज आप लोगों को और ध्यान रखना है कि ये जो दुविधा है, दुविधा में आपको पता है कि ये जो विजयदान देथा की रचना है, विजयदान देथा की जो रचना है, जो दुविधा है, दुविधा के अंदर जो है फिल्म भी बनी है, उसका नाम है पहेली, जिसमें जो है शाहरुख खान, आप सभी बच्चों ने देखी होगी फिल्म, शाहरुख खान, और एक और जो है अभिनेत्री है इसमें रानी मुखर्जी हैं इसमें। रानी मुखर्जी ये है यहाँ पर। तो ये दुविधा जो है इनकी रचना, इस पर एक फिल्म बनी है, उस फिल्म का नाम है पहेली। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद में विजयदान देथा जो है, अन्य जो पत्रिकाएं हैं, कई सारी पत्रिकाएं हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विजयदान देथा की कौन कौन सी शोध पत्रिकाओं से ये जुड़े रहे। तो ध्यान रखना है, किसी भी विजय से आप जोड़ सकते हो इसको। परंपरा का पालन करता है, लोकगीत हो गया, गोरा हट जा, जेठ फेरा सोहटा, और कोमल कोठारी के साथ मिलकर, कोमल कोठारी का ध्यान रखना, रूपायन संस्थान का नाम ध्यान रखना है आप लोगों को कि रूपायन संस्थान कोमल कोठारी के साथ मिलकर ये इसके जो है सह संस्थापक भी थे। और राजस्थान के प्रचलित जो प्रेमाख्यान का विवेचन कोमल कोठारी के साथ मिलकर वाणी और लोक संस्कृति का संपादन भी इन्होंने किया है। तो विभिन्न, मैं आपको बताऊं, विभिन्न उपन्यास है, विभिन्न कहानियां हैं, इनकी कहानी संग्रह है। तो ये सारे के सारे आप लोगों को विजयदान देथा जी के याद रखने चाहिए। आगे बात करते हैं विद्यार्थियों। उसके बाद में विजयदान देथा को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, ये भी प्रश्न कभी क्या पता एग्जामिनर का मूड जो है अलग ही मिजाज का हो तो पूछ ले वे कि विजयदान देथा को निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार से नवाजा नहीं गया। तो बिहारी पुरस्कार मिला है, राव सिंहा पुरस्कार मिला है, पद्मश्री पुरस्कार मिला है, और साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए अभी मैंने आप लोगों को
पहले भी बताया था कि साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए इनको नामित किया गया था, लेकिन मिल नहीं पाया, ये अलग बात थी। 2012 में इनको प्रथम राजस्थान रत्न पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से हमारे पास में विजयदान देथा जी के बहुत सारे जो फैक्ट है और उन सभी को हमें याद रखना चाहिए। चलिए अब देखो, कई सारी रचनाएं हैं। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर मैं जो है इतना विस्तार से मत पढ़ाओ, तो मैं बताऊं कि आप लोगों को अभी जैसे आप लोगों के रीट के अंदर भी जैसे मेंस का जो एग्ज़ाम होगा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का, तो उसके अंदर भी जो है आपके साहित्य का बहुत बड़ा पोर्शन है, ये ध्यान रखना है, एक भाग है मतलब उसके अंदर। तो अब ये आप क्यों सोचते हो कि भाई उसके अंदर आपके जो है 2-3 नंबर कम आवे, तो आप कोशिश यही करो कि इनको सारी रचनाओं को आप लोग याद करने की कोशिश करो। कोई तो एक आध जो है ऑप्शन में आप लोगों को जो है उसको कर ही दोगे आप। चलिए अगले हैं हमारे पास में अन्नाराम सुदामा। इन पे कौन सा क्रमांक अपन डालें? 57 नंबर विजयदान देथा पे अपन ने डाला है, 58 डाल देते हैं अन्नाराम सुदामा। अन्नाराम सुदामा की रचनाएं भी जो है आप लोग ट्रिक से याद करेंगे, सुदामा से आप लोग याद करेंगे। सुदामा थे, कृष्ण और सुदामा दोनों आपस में मित्र थे, कृष्ण और सुदामा। आपको याद है कि सुदामा जो है मिलने गए थे कृष्ण से, तो क्या लेकर गए थे? मेवे। मेवे लेकर गए थे, घर संसार छोड़कर गए थे, घर संसार छोड़कर गए थे सुदामा। आप यहाँ पे लिख लेंगे कि सुदामा से जोड़ना है। उसके बाद में है मेघती काया और मुड़कती धरती। मुड़कना का मतलब होता है हल्का हल्का मंद मंद मुस्कुराना। तो जैसे ही सुदामा कृष्ण से मिले तो दोनों आपस में क्या है? मुड़कने लगे, मुड़कने लगे, मुड़कने या हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। एक एक रचना इसी तरह से आपको जोड़ जोड़ के याद करनी है विद्यार्थियों, ध्यान रखना है इस चीज का। तो मेवे लेकर गए है ना कृष्ण को खिलाने के लिए, घर संसार छोड़कर चले गए थे कृष्ण के पास में सुदामा, और उसके बाद में मेघती काया मुड़कती धरती, तो मुड़कने लगे या हंसने लगे जैसे ही मिले आपस में। आगे और रचना देखते हैं है ना। भले ही आंधी आए, भले ही आंधी आए, आंधी आए, लेकिन आस्था थी, आस्था थी। किससे मिलने की? कृष्ण से मिलने की आस्था थी। किसमें थी? सुदामा में मिलने। आंधे ने आँखें, ठीक है, आंधे ने आँखें, देखो सूरदास थे वैसे तो अंधे, तो इसको भी आप जोड़ सकते हो कि आंधे को आँखें कौन देंगे? कृष्ण देंगे। देखो डूंगर और चट्टाने पार करके गए थे, कौन? सुदामा जी। ये पार करके गए थे, करके गए थे कृष्ण के पास, कृष्ण के पास। उसके बाद फिर है लागी पगा, है ना, सुदामा के पैर लगे, सुदामा के पैर। आप ये फॉर्मूले लिख सकते हो आप आगे इसमें अपनी कॉपी वगैरह में आप लिख सकते हो। पैर लगे या धोए, लगे या धोए। कहते हैं ना कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा कर रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो वो वाली बात थी। उसके बाद में है सुल्तान नेकीरो सम्राट। नेकी के सम्राट कौन है? कृष्ण है। कृष्ण क्या है? नेकी के सम्राट है। वहां इस तरह से आप कनेक्टिंग कर सकते हो। उसके बाद में है व्यथा कथा सुनाई। किसने सुनाई? व्यथा कथा सुनाई किसने सुनाई? सुदामा ने कृष्ण को अपने गांव की व्यथा और कथा सुनाई, सुदामा ने कृष्ण को, कृष्ण को। ऐसे आप लिख सकते हो। मान लो अगर भूल जाओ आप लोग तो इसको आप फॉर्मूले को आप आगे लाइनों को आप लिख सकते हो आगे। उसके बाद में है कि बंदती अमलाई, आंवले भी लेकर गए थे, आंवले का अचार लेकर गए थे। कौन लेकर गए थे? सुदामा लेकर गए थे। ऐसी आप जो है ट्रिक से याद करिए। फिर है आगे हाँ, पिरोल में कुत्ती भई। तो सुदामा ने आकर जो है संदेश दिया कृष्ण को। आप ऐसे याद कर सकते हो कि हे कृष्ण, अपने गांव में भी क्या है? कुत्ती ब्याई है। ऐसे याद कर सकते हैं पिरोल में। तो देखो एक बार सारी रचनाएं एक बार देखो आप वापस।
मेवेरा रूख मेवा लेकर गए थे, घर संसार छोड़कर गए थे, मेघती काया मुड़कती धरती मुड़कने लगे थे, दोनों यहाँ हंसने लगे थे, आपस में जब मिले थे प्रसन्न हुए थे। इसलिए आंधी आ रही थी फिर भी आस्था थी। किसकी आस्था थी? सुदामा की आस्था थी मिलने की। आंधे ने आँखें देते हैं, कौन देते हैं? कृष्ण देते हैं। थले डूंगर फले चट्टान, डूंगर और चट्टाने पार करके गए थे कृष्ण के पास में, और कृष्ण जाते ही जो है उनके पैरों को छुआ उन्होंने। सुल्तान ने कीरो सम्राट कौन है? कृष्ण है। व्यथा कथा सुनाई, बंदती अमलाई, अमलाई से मतलब आंवले का अचार लेकर गए थे, ऐसा आप याद करिए। पिरोल में कुत्ती ब्याई, हमारे गांव में कुत्ती ब्याई, ऐसा संदेश जो है सुदामा ने जाकर कृष्ण को दिया। तो इस तरह से एक छोटा सा आप कहानी बनाकर इस ये सारी रचनाओं को आप याद कर सकते हो। अगला अपन देखते हैं बच्चों, जगदीश चंद्र गहलोत। मैंने कोशिश ये की है कि आप लोगों को ये रचनाएं क्या है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो साथ के साथ ही आप लोगों को याद हो जाए सारी रचनाएं। 59 नंबर पे देखो, रचनाकार का नाम है हमारे पास में जगदीश चंद्र गहलोत। जगदीश चंद्र गहलोत रचनाकार का नाम है। तो यहाँ आपको गहलोत शब्द दिखते ही आपको पूर्व मुख्यमंत्री का नाम याद आता होगा। हालांकि वो भी देखो जोधपुर के ही थे, वो भी जोधपुर के ही हैं। और जो है तो आप अपने हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनसे आप लोग जोड़ सकते हो। चूँकि अभी मुख्यमंत्री नहीं है तो उनके पास जो है काफ़ी समय होगा दूसरी चीज़ों को देने के लिए भी। तो देखो अब क्या करेंगे, वो जो है मारवाड़ राज्य का एक तो इतिहास पढ़ेंगे खाली टाइम में, राजपूताने का इतिहास पढ़ेंगे, और राजस्थानी कृषक कहावतें, राजस्थान की जो कृषक कहावतें हैं उन पर जो है वो लोग हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो है उन पर अध्ययन करेंगे। राजस्थान के ग्राम गीतों को वो जो है जानेंगे, समझेंगे, उनकी संवेदनाओं को समझेंगे, और राजस्थान के सामाजिक जीवन को बहुत गहराई से उतरकर वो समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आप जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी से आप जो इनको रचनाओं को आप जोड़ सकते हैं। आगे बात करते हैं विद्यार्थियों, इस पे क्रमांक 59, उसके बाद में 60 नंबर है। झाबरमल जी शर्मा जो है, ध्यान रखना कि खेतड़ी ठिकाने से संबंधित थे, इनका खेतड़ी से ही ज़्यादा लिंक है। खेतड़ी का इतिहास है, खेतड़ी नरेश हो गया, और विवेकानंद जी भी आप लोगों को पता है कि खेतड़ी आए थे विद्यार्थियों। और जो है आदर्श नरेश श्री अरविंद चरित ये रचना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, इनको पत्रकारिता का भीष्म पिता माना जाता है। किसको? पंडित झाबरमल शर्मा को। ये ध्यान रखना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। ये पूछा हुआ प्रश्न भी है कि पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसको माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं विद्यार्थियों। 61 पे 61 पे अंबिका दत्त व्यास आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अंबिका माता का मंदिर भी है, एक ध्यान रखना आप लोगों को, उदयपुर में। अंबिका दत्त व्यास को आप आम से जोड़िएगा, आप आम से जोड़िएगा अंबिका दत्त व्यास को। देखो आम से जोड़ने से आप लोगों को सारी जो रचनाएं ऐसी की ऐसी याद हो जाएंगी। तो आठ्यों ही दिन हाल, फिर भी आम खाते जा रहे हैं, फिर भी आम खाते जा रहे हैं। दिन अस्त हो गया है ना, रहे हैं, दिन अस्त हो गया, ऐसे याद करो कि दिन अस्त हो गया है, उसके बाद भी आम खाते जा रहे हैं। उसके बाद में है सौरभ का चित्रांग, चित्र जैसे ही आम का चित्र, ऐसे याद रखिए आप, आम का चित्र देखते ही सौरभ का क्या है, मन करता है आम खाने का। आप लिख सकते हो पूरी की पूरी लाइन को आगे। उसके बाद में है अगली जो रचना है हमारे पास में, लोग जहां खड़े हैं वहां आम मिल रहे हैं, वहां आम फ्री में मिल रहे हैं, वहां आम फ्री में मिल रहे हैं, इसीलिए वहां पर लोग खड़े हैं, ऐसा आप स्टोरी बना सकते हो। उसके बाद में है मुझे 12 मास आम चाहिए, ऐसे लिखो आप, मुझे 12 मास आम चाहिए। मैंने फॉर्मूले बना दिए, बिल्कुल आप लोगों को अब इसकी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अलग से फॉर्मूले बनाने के लिए आप इन्हीं फॉर्मूलों से याद कर सकते हो। ये तो एक बीच में ऐसे ही जो है लाइन जुड़ गई है। रामनारायण चौधरी निम्नलिखित में से किस आंदोलन से नहीं जुड़े? बहुत सारे जो है हमारे किसान आंदोलनों से वगैरह से जुड़े, तो आप लोगों को ये बताना है कि कौन से आंदोलन से रामनारायण चौधरी नहीं जुड़े हुए थे, क्योंकि सभी के जो है प्रजामंडल वगैरह, किसान आंदोलन वगैरह और ये सारी चीज़ें आप लोगों के सभी के कोर्स में है लगभग, है ना। उसके बाद में अगले रचनाकार है अपने पास में राय सिंह संधू।
62 डाल देते हैं इन पे। हाँ, तो राय सिंह साधु की है। मान लो इनको याद करने का क्या तरीका है कि एक साधु महाराज है, साधु है, एक मोती नाम का कुत्ता हमेशा उन साधु महाराज के साथ घूमता रहता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखना है कि साधु के साथ मोती कुत्ता भी घूमता रहता है, ऐसे आप याद कर सकते हो। अगली रचना है, अगले रचनाकार है अपने सामने 63 पे। आगे है रेवतदान चारण। इसको आप कैसे याद करेंगे विद्यार्थियों, कैसे याद करेंगे भाई? ऐसे तो अगर आप याद करोगे रेवतदान चारण की कौन कौन सी रचनाएं हैं, धरतीरा गीत, चेतमानखा, उछाड़ो, बरखा बीरणी, फिर विश्वेश्वरनाथ रेऊ की जो है ये रचनाएं याद करोगे, तो इस तरह से आप लोगों को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रटने से आप लोगों को एक बार की याद हो जाए। लेकिन हमारे पास में लगभग 300, 400, 500 तक रचनाएं पहुंच जाए, क्या पता। तो आपको ऐसे में फिर जैसे मान लो उठा के आपसे कोई सी भी रचना आपसे उठाकर पूछ ली एग्जामिनेशन हॉल में, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे अब ये रचना किसकी है कि यार मुझे ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है और ये भी लग रहा है। फॉर्मूले से आप लोग याद करोगे तो आप लोग जो है इन चीज़ों को कभी भूल नहीं पाओगे, ये ध्यान रखना है। चलिए तो रेवतदान चारण को देखो, अपन रेवड़ी खाते हैं, रेवड़ी की गोली खाते हैं अपन, मिलती है मार्केट में। रेवड़ी की गोली से आप जोड़ेंगे कि देखो कैसे याद करेंगे अपन इसको। गीत गाते हुए मैं रेवड़ी खाऊंगा या खाऊंगी, उसके बाद में मनक चेत जाते हैं रेवड़ी खाकर। मनक का मतलब मनुष्य, मनक चेत जाते हैं रेवड़ी खाकर। सब में लगा दो आप, ये है ना। आपको लग रहा होगा कि कैसे याद करवा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस चीज से आप लोगों को चीजें स्थायी रूप से याद रहेंगी। विद्यार्थी को ये ध्यान रखना है, अपना उद्देश्य ये नहीं है कि हमने याद कैसे किया, अपना उद्देश्य है कि हमें याद है, हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो रहा है। हमने याद कैसे किया ये डजंट मैटर, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। हमने याद कैसे किया ये कोई मैटर नहीं करता है, हमें याद कितना है ये मैटर करता है, ध्यान रखना है विद्यार्थियों। चलिए आगे बात करते हैं चेत मानखा। तो चेत जाते हैं मनक, ठीक है, क्या खाकर? उछाड़ो। मेरा शौक क्या है कि मैं जैसे ही रेवड़ी आती है तो पहले मैं उसको ऊपर उछालता हूँ, उसके बाद वो मेरे मुंह में आती है, तो उछालने के बाद ही मैं रेवड़ी को खाता हूँ। और जैसे ही बरखा आती है तो जो नई बीननी है घर में, उसको क्या खाने का मन करता है? रेवड़ी खाने का मन करता है। बरखा होते ही बीननी को क्या चाहिए? रेवड़ी चाहिए ही चाहिए खाने के लिए। 64 पे अपन देखते हैं विश्वेश्वरनाथ रेऊ को। विश्वेश्वरनाथ, विश्व के ईश्वर कौन है? बताइए आप लोग मुझे कि विश्व के ईश्वर कौन है? विश्व के ईश्वर कौन है? ब्रह्मा जी, है ना। ब्रह्मा जी विश्व के ईश्वर हैं। तो ब्रह्मा जी क्या करेंगे? देखो ब्रह्मा जी को कौन कौन मानते हैं? अब आप ये देखिए कि विश्व के ईश्वर जैसे मान लो ब्रह्मा जी को आप मानते हैं, तो प्राचीन भारत के जितने भी राजवंश थे वो सब के सब किसको मानते थे? ब्रह्मा जी को मानते थे। राजा भोज भी किसको मानते थे? ब्रह्मा जी को मानते थे। राष्ट्रकूट भी किसकी पूजा करते थे? ब्रह्मा जी की पूजा करते थे। और मारवाड़ के जो राठौड़ राजवंश है वो भी किसको मानते थे? ब्रह्मा जी को मानते थे। इस तरह से आप कनेक्टिंग करके याद कर सकते हो विद्यार्थियों। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। 64 हो गया हमारे पास में, 65 पे चलते हैं हम लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। 65 पे हमारे पास में लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है। देखो साहित्यकार भी है, बहुत सारे हैं जो राजनीति में भी हैं और साहित्यकार भी हैं। कई सारे लोग हैं जो प्रशासनिक सेवाओं में भी हैं और साहित्य में भी हैं। तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत क्या है? सांसद हैं और विधायक। सांसद भी रही हैं और विधायक भी रही हैं और साहित्यकार भी रही हैं, है ना। तो इनकी रचनाएं अपन देखते हैं विद्यार्थियों, इनकी रचनाएं भी हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। एक इसमें शब्द आपको देखना चाहिए कि इसमें लिखा है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो चुंडावतों का आपको ध्यान रखना है कि जो चुंडा थे ये उनके वंशज हैं, चुंडा जो थे उनके वंशज हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है।
जो हमारे पास में रावत चुंडा जो थे उनके वंशज जो कहलाए, जैसा कि उन्होंने त्याग किया था, राजगद्दी का उन्होंने त्याग किया था, तो उनके जितने भी वंशज जो थे उनको मेवाड़ राज्य में विशेष अधिकार मिले हुए थे। ये ध्यान रखना है, चूड़ा के जितने भी वंशज थे उन सभी को जो है विशेष अधिकार मिले हुए थे। इनकी रचनाएं देखते हैं। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की उदयपुर के देवगढ़ ठिकाने से संबंधित रही हैं। पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं इनको? पद्मश्री, राजस्थान रत्न पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। अच्छा, रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी? तो रचनाएं आप देखेंगे एक बार कि देवनारायण बगड़ावत की देवगाथा है ना, देवनारायण भगवान की जो है देवगाथा, इसके लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। देखेंगे लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की ध्यान रखना है, देखो महिला होकर भी देखो साहित्य की दुनिया में कितना इन्होंने जो है नाम कमाया है। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है भाई, ध्यान रखना है। अब इसको भी आप स्टोरी से याद कर सकते हो। पहले तो आप देखो एक बार राजस्थान के रीति रिवाज, मंझली रात, लेनिनरी जीवनी, हिंदू कुश पर्वत और फ्रॉम पर्दा टू पीपल, और शांति के लिए संघर्ष, मूमल, केरे चकवा बात और लव स्टोरी ऑफ राजस्थान। कैसे याद करेंगे आप इनको भी? एक छोटी सी स्टोरी बनाकर आप लोग इनको जो है याद कर सकते हैं। तो चलते हैं विद्यार्थियों कि कैसे याद करेंगे इनको भी अपन। हाँ, कैसे याद करेंगे? ऐसे याद करेंगे अपन कि जैसे मान लो लेनिन है, लेनिन जो है वो आपको पता है कि सोवियत संघ के थे। तो लेनिन क्या है कि राजस्थान में आना चाहते थे, क्योंकि राजस्थान में शांति के लिए संघर्ष करना चाहते थे, यहाँ शांति स्थापित करना चाहते थे। ऐसी कल्पना आप करो कि राजस्थान में एक समय है जब अशांति है, तो लेनिन जो है वो शांति के लिए यहाँ पर आना चाहते थे। कहाँ आना चाहते थे? राजस्थान में आना चाहते थे। और वो साहब रवाना हुए तो वो उन्होंने हिंदू कुश पर्वत पार किया। ये जो मैं बता रहा हूँ हूबहू डिट्टो स्टोरी आपको वीडियो को पॉज करके आप लोगों को स्लो, जो धीरे आवाज में या जैसे भी आप लोगों को इसको लिख लेना है ना। तो लेनिन क्या है? लेनिन क्या है? राजस्थान आना चाहते थे और शांति के लिए यहाँ पर आना चाहते थे। हिंदू कुश पर्वत उन्होंने चलो भाई पार किया, ठीक है भाई, हिंदू कुश पर्वत पार किया उन्होंने। तो अब देखो यहाँ पर जैसे ही वो राजस्थान में देखो एंटर हुए, कब हुए? वो समय कौन सा था? वो मंझली रात का समय था, वो मंझली रात का समय था, ये ध्यान रखना है आपको। और आप लोगों को पता है कि चकवा और चकवी पक्षी होते हैं, तो चकवा पक्षी उनको मिला। कौन मिला उनको? चकवा पक्षी उनको मिला। तो चकवा पक्षी ने आते ही पहले राजस्थान के बारे में उनको बताया। किसको बताया? लेनिन को बताया, है ना। लेनिन को उन्होंने बताया। उन्होंने कह दिया कि भाई देखो लेनिन जी, आप राजस्थान तो आप जा रहे हो, लेकिन पहले राजस्थान के जो है यहाँ के सांस्कृतिक उस चीज को आप समझ लो, यहाँ के भौगोलिक उस क्षेत्र को आप समझ लो। तो क्या क्या बताया चकवा ने? चकवा ने क्या क्या बताया? चकवा भी था और लक्ष्मी भी थी। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि चकवा भी था वहाँ पे और लक्ष्मी भी थी। तो दोनों ने क्या क्या बताया? क्या बताया कि भाई देखो, एक तो क्या है कि वहाँ पे मूमल की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, राजस्थान में मूमल की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। और उसके अलावा वहाँ के रीति रिवाज के बारे में भी बताया। लक्ष्मी और चकवा पक्षी ने क्या बताया? उसके जो है रीति रिवाज के बारे में भी बताया। और उसके बाद में बताया कि वहाँ पर्दा भी निकाला जाता है। आप कंफ्यूज मत हो जाना कहीं, क्योंकि रूस में पर्दा प्रथा नहीं है और लेकिन राजस्थान में पर्दा प्रथा है, ध्यान रखना है। और वहाँ पे ए लॉट ऑफ लव स्टोरीज भी हैं। राजस्थान में क्या है? बहुत सारी लव स्टोरीज भी हैं, वो भी लेनिन को सुनाई। किस किस ने सुनाई? एक तो चकवा ने और एक लक्ष्मी ने। तो लक्ष्मी से आपको याद रहेगा लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो इस तरह से आप लोगों को ये छोटी सी जैसे स्टोरी आप बना के आप याद कर सकते हो। इससे बेहतर स्टोरी भी आप बना सकते हो विद्यार्थियों, लेकिन क्यों बनाएं, क्यों मेहनत करें जब स्टोरी एक मैंने जो बताई है इस स्टोरी से अगर आप लोगों को याद हो रहा है तो आप ऐसे ही याद कर लो। ज़्यादा स्टोरी बनाने में आप ज़्यादा उलझो मत। उलझोगे तो आप स्टोरी बनाने में आप लोगों का, क्योंकि इनमें बहुत समय लगता है विद्यार्थियों, बहुत चिंतन करना पड़ता है, उसके बाद में जो है स्टोरी तैयार होती है। तो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, जो मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आप लोगों को याद करने की कोशिश करनी। और आई होप, बिल्कुल मैं उम्मीद है मुझे कई विद्यार्थियों को याद हुए हैं, आप लोगों को भी याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं। चूंकि महिला है तो महिला मजदूरों को पुरुषों के समकक्ष दर्जा दिलाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया।
और माँ को भी नाबालिग बच्चों के संरक्षक के रूप में मान्यता दिलाई। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो निशस्त्रीकरण सम्मेलन है उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। और राजस्थानी भाषा को भी संवैधानिक दर्जा, अभी भी प्रयासरत है, राजस्थानी भाषा को अभी भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हो पाया है। तो ये तब से ही जो है संघर्ष जारी है विद्यार्थियों। एक और ध्यान रखना है आप लोगों को कि लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का जो जन्म है वो है हमारे पास में 1916 में इनका जन्म हुआ था और 2014 में इनका निधन हुआ था। ये समय काल थोड़ा सा ध्यान रख लेना, हालांकि कोई पूछता नहीं है समय काल को। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। शिवचंद्र भरतिया अगले रचनाकार हमारे पास में है, शिवचंद्र भरतिया। 66 इन पे अपन डाल देते हैं। चलिए, शिवचंद्र भरतिया बहुत महत्वपूर्ण है भाई। शिवचंद्र भरतिया, अगर आपसे कोई पूछे कि पहले नाटक लिखने वाले कौन है तो शिवचंद्र भरतिया आएगा। पहली कहानी लिखने वाले कौन है, विश्रांत प्रवास, वो भी शिवचंद्र भरतिया। उसके अलावा पहला उपन्यास लिखने वाले कौन है तो वो भी हमारे पास में क्या आ जाएगा, शिवचंद्र भरतिया। देखो मैं गोला बना रहा हूँ सब पे। उपन्यास, ये हो गया साहब उपन्यास। राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास किसने लिखा और उसका नाम क्या था, कनक सुंदर। और केसर विलास नाम से पहला नाटक लिखने वाले भी यही थे। तो इनको क्या कहा जाता है, चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदी साहित्य में 1850 के बाद का जो समय है वो भारतेंदु काल के नाम से जो है जाना जाता है। तो इसी तरह से जो है शिवचंद्र भरतिया ने भी, और जो बहुत बड़े ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे हमारे पास में बहुत बड़े गद्यकार थे। उस समय से पहले तक जो है पद्य की ज़्यादा दुनिया थी, बाद में इन्होंने गद्य विधा को जो है अपनाया और बहुत सारी रचनाएं इन्होंने जो है लिखी हैं। तो हमारे पास जो शिवचंद्र भरतिया हैं वो पहला नाटककार भी यही हैं, पहले उपन्यासकार भी यही हैं और पहली कहानीकार भी यही है। पहली कहानी भी इन्होंने ही लिखी है। उस कहानी का जो नाम है वो है विश्रांत प्रवास। तो आप लोगों को ये तीनों नाम याद रखने हैं, केसर विलास है ना, कनक सुंदर और विश्रांत प्रवास, है ना। ये ध्यान रखना है कि विश्रांत प्रवास को आप नाटक मत कर देना, उपन्यास को आप जो है केसर विलास मत कर देना। ध्यान रखना कि नाटक का नाम केसर विलास है और उपन्यास का नाम कनक सुंदर है और कहानी का नाम जो है विश्रांत प्रवास है। ये जरूर आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कौन कौन सी रचनाएं हैं, फाट का जंजाल, शिवजी से आप जोड़ सकते हो, शिवचंद्र भरतिया को शिवजी से आप जोड़ सकते हो। क्या जोड़ेंगे कि जितने भी जंजाल है उन सभी से मुक्ति कौन दिला सकते हैं अपने को, शिवजी दिला सकते हैं। बुढ़ापे में भी आपकी सगाई कौन करा सकते हैं, शिवजी करा सकते हैं। और उसके बाद में सगाई कराने के बाद में मोतियों की जो कंठी है वो भी शिवजी करा सकते हैं। जो वैश्य वर्ग होता है वो शिवजी का बहुत बड़ा भक्त होता है। और इसके अलावा बोध दर्पण और संगीत मानकुंवर, ये और दो रचनाएं आप लोगों को याद रखनी है। तो इस तरह से शिवचंद्र भरतिया का आपको ये जरूर याद रखना है कि पहले नाटककार ये हैं, पहले उपन्यासकार ये हैं और पहले कहानीकार ये हैं। पहली कहानी इन्होंने लिखी, पहला उपन्यास इन्होंने लिखा और पहला नाटक भी इन्होंने लिखा, शिवचंद्र भरतिया। तो पहले तो वैसे भी शिवजी तो पहले नंबर पे ही आते हैं। 67 है सांवरदैया। अब ये सारी की सारी रचनाएं आप लोगों को क्यों जुड़वाई जा रही है, फिर प्रश्न सीधा ही आ गया सामान्य कि सांवरदैया कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं है, इस तरह से प्रश्न आ जाएगा मान लो, तो फिर आप लोगों को क्या है कि इसमें फिर सारी रचनाएं याद होनी चाहिए। चलिए इसमें आप देखिए, एक एक रचना देखिए आप। सांवरदैया की कल अराज रे बच्चे, किसी भी सांवर से आप जोड़ सकते हैं इसको। कल अराज रे बच्चे, धरती कद ताई घूमेला, आ सदी मिजली मेरे मरे, हुए रंग हजार, असवाड़े पसवाड़े, एक दुनिया म्हारी, पोथी जिसी पिथी, आखर री आंख सू। तो इस तरह से हमारे पास में 3 और 3 6 7 8 रचनाएं जो हमारे पास में सांवरदैया की हैं। चलिए आगे 68, ये ध्यान रखना है। पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा चीज बता दूं विद्यार्थियों, जैसे हमारे पास में ये है, जैसा कि मान लेते हैं अपन
ये है हमारे पास में जयपुर। ये जयपुर मान लेते हैं, इसको मानते हैं जयपुर। यहाँ फिर जैसे ट्रेन जाएगी, यहाँ होगा अजमेर। उसके बाद में यहाँ फिर आगे फिर जाएंगे तो यहाँ आएगा भीलवाड़ा। यहाँ आएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से 40 किलोमीटर पहले एक स्टेशन आता है, उस स्टेशन का नाम है यहाँ पर सरेरी। सरेरी रेलवे स्टेशन यहाँ पर है, ये ध्यान रखना है। तो सरेरी रेलवे स्टेशन क्यों जाना जाता है, आप ये देखेंगे कि आगे जो हमारे पास में एक बड़े जो केसरी सिंह बारट है, जिनका पूरा परिवार जो है हमारे इस आंदोलन में था, तो इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध रचना है चेतावनी रा चुंगट्या। चुंगट्या मतलब जैसे चुंगट्या अपन भरते हैं वैसे, तो चेतावनी रा चुंगट्या इनकी रचना है। उदयपुर के महाराणा थे फतेह सिंह। ये प्रश्न पूछा हुआ है बच्चों, है ना। 13 सोरठे लिखे। 13 सोरठे, सोरठे क्या होते हैं, जिसमें पद में 11 मात्राएं, फिर 13 मात्राएं, फिर 11 मात्राएं, फिर 13 मात्राएं होती हैं। उस पद को कहा जाता है सोरठा। हाँ, तो लिख कर दिए जब वे 1903 में दिल्ली दरबार में जो है शामिल होने के लिए जा रहे थे, और दिल्ली दरबार में लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये दरबार आयोजित किया गया था। और किसके स्वागत सत्कार के लिए, एडवर्ड सप्तम के स्वागत सत्कार के लिए। तो जब जो है केसरी सिंह बारट ने जो 13 सोरठे लिखकर और सरेरी रेलवे स्टेशन पर महाराणा फतेह सिंह को जब दिए थे, तो महाराणा फतेह सिंह जी ने जब उन सोरठों को जब पढ़ा तो उनमें जो है आत्मसम्मान की भावना जाग गई, और वहीं से वो वापस उदयपुर चले गए। तो ये इनकी एक ही रचना है, ये ध्यान रखना है, चेतावनी रा चुंगट्या। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आगे बात करते हैं 69, सीताराम लालस। सीताराम लालस की भी एक ही आप लोगों को फैक्ट याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इन्होंने क्या है कि राजस्थानी भाषा का बृहद शब्द कोश जो है यहाँ पर इन्होंने तैयार किया है। इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, राजस्थानी भाषा का बृहद शब्दकोश इन्होंने तैयार किया था। यहाँ जैसे ध्यान देने योग्य बात है विद्यार्थियों कि जैसे ये आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, देखो ध्यान रखना है आप लोगों को हिंदी के दृष्टिकोण से भी हमेशा कि ये जो कोश है वो रहेगा आपके पास में ये शब्दकोश वाला, शब्दकोश वाला। और ये जो कोश है ये दूरी को इंगित करता है, कोश ये दूरी वाला है। और इसके अलावा जो हमारे पास में कोश रहेगा वो रहेगा हमारे पास में खजाना वाला। तो इन तीनों शय में आप लोगों को अंतर ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करते हैं हमारे पास में सुमनेश जोशी। सुमनेश जोशी का है हमारे पास, जोधपुर के थे, इनके जगह याद रखना है, और बाकी ये ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इन्होंने रियासती राष्ट्रदूत व आयोजन पत्रिकाओं का जो है संपादन किया, राष्ट्रदूत और आयोजन पत्रिकाओं का। आगे बात करते हैं 71, जयसिंह नीरज। अपने नीरज सर आते हैं पढ़ाने के लिए कोचिंग पे, मनोविज्ञान पढ़ाते हैं, मनोविज्ञान पढ़ाते हैं सर, और गोल्ड मेडलिस्ट हैं और बहुत ही विद्वान हमारे साथी हैं। तो उनसे आप जोड़ सकते हैं। प्रथम बिहारी पुरस्कार मिला है जो है, और स्प्लेंडर गाड़ी रखते हैं। पेंटिंग में, राजस्थान की पेंटिंग में वो रुचि रखते हैं, और राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा में भी उनकी रुचि रखते हैं। ऐसा ध्यान रखना है कि राजस्थान की पेंटिंग में, है ना, राजस्थानी चित्रकला में और राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा में उनकी रुचि है, और स्प्लेंडर गाड़ी रखते हैं। ऐसे आप याद कर सकते हो। 72, यादवेंद्र शर्मा चंद्र। इनको भी आप, बहुत सारी रचनाएं हैं, देखो कितनी रचनाएं हैं। बीकानेर के थे, 1000 घोड़ों पर सवार, 1, 2, और उसके बाद में है 3, 4, 5, और उसके बाद में है हमारे पास में 6, 7 और 8, 9 और 10, 11 और 11 रचनाएं हैं। तो 11 की 11 रचनाएं। और यादवेंद्र शर्मा चंद्र में आपको बताऊं कि बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार है विद्यार्थियों, इनको आप छोड़ नहीं सकते, इनकी किसी भी रचना को आप छोड़ नहीं सकते, ये ध्यान रखना है।
महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं, देखो मैं बताऊं आप लोगों को। आपके पास में एलपी टेसिटोरी, टेसिटोरी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, अब्राहम ग्रियर्सन बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है कर्नल टॉड हमारे पास में महत्वपूर्ण है, कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल टॉड बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो हमारे पास में विदेशी जो हैं वो हैं। और उसके अलावा हमारे पास में जैसे विजयदान देथा, विजयदान देथा इम्पोर्टेंट है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, और यादवेंद्र शर्मा चंद्र। आधुनिक की बात कर रहा हूं मैं, उधर प्राचीन और मध्यकाल में तो और भी ज्यादा है महत्वपूर्ण यादवेंद्र शर्मा चंद्र। अगर उधर की भी अपन बात करें तो जैसे सूर्यमल मिश्रण जी, सूर्यमल मिश्रण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सीताराम लालस, सीताराम लालस जिन्होंने शब्दकोश तैयार किया है, सीताराम लालस। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी इम्पोर्टेंट है। और कविराजा श्यामल दास, कविराजा श्यामल दास, कविराजा श्यामल दास इम्पोर्टेंट है। और भी ये सूची बहुत ही लंबी है विद्यार्थियों, बहुत लंबी सूची है। और कन्हैयालाल सेठिया को अभी आप ले सकते हैं, और भी है कन्हैयालाल सेठिया। तो अब यही है कि आपका स्तर आप लोगों को चेक करना है कि क्या ये सारे रचनाकार जो मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं, क्या बोर्ड पर लिखने के बाद में आप इनमें तुलना कर पाओगे क्या कि लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की तो यार कौन कौन सी रचनाएं हैं, यादवंत शर्मा चंद्र की कौन कौन सी रचनाएं हैं। एक बार दिमाग में आपके घूमनी चाहिए, ये ध्यान रखना है कि दिमाग में घूमनी चाहिए सारी चीज़ें। सूर्यमल मिश्रण की कौन कौन सी रचनाएं हैं, क्या इनका सूर्यमल मिश्रण जी का समय काल है, सीताराम लालस की कौन सी रचना है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा की कौन कौन सी रचनाएं हैं, क्या क्या इनके जो योगदान है, और कविराजा श्यामल दास की जो है ये किसके दरबार में थे और इनकी कौन सी रचनाएं हैं, कन्हैयालाल सेठिया को हमने किससे जोड़ा था, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। अगर आपको इनका तुलनात्मक रूप से जो है अगर आप इनका जो है दिमाग में अगर आपके चल पाए तो आप ये सोचो कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। आगे देखो इनको बात करते हैं अपन। हाँ, इनकी बात करते हैं। तो इनकी भी एक स्टोरी आप बना सकते हो। मैं लिख तो नहीं पाऊंगा, लिखने में ज़्यादा समय खराब होगा, तो एक बार थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूँ मोटा मोटा, तो आप लोग उसके बाद में उस स्टोरी को सही एक अच्छे फॉर्म में आप लोग उसको लिख लेना, ताकि इनकी सारी रचनाएं आप लोगों को याद हो जाएंगी। चलिए एक ये देखो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, हूँ गोरी किण पीवरी। इसके अंदर क्या है कि दो भाई होते हैं, तो एक भाई का जैसे विवाह होता है, तो विवाह हो जाता है, उसके बाद में गरीबी होती है बहुत सारी, तो भाई जो है कहाँ चला जाता है, विदेश में कमाने के लिए जाता है, और अपनी पत्नी को बोलकर जाता है कि भाई मेरे छोटे भाई का ख्याल रखना। पत्नी ने छोटे भाई का ख्याल रखा। तो इस तरह से शुरू में उसने जो है पैसे वगैरह भेजे, बाद में पैसे भेजने बंद कर दिए। पैसे भेजने बंद कर दिए तो उसके बाद में भाई को पढ़ाया, देवर को पढ़ाया भाभी ने, और पढ़ाते पढ़ाते जो है उसको बड़ा आदमी बना दिया, उसको काबिल बना दिया। उसके बाद में जो है बहुत साल बाद भी जब उसकी कोई सूचना नहीं मिली, तो जो है इस गोरी का जो पति है उसकी जब सूचना बहुत साल बाद में नहीं मिली, तो फिर क्या हुआ, लोगों ने जो है समाज के लोगों ने उसको मृत मान लिया कि भाई अब तो मर गया होगा, क्या पता, अब तो इतने साल हो गए, 10 साल 20 साल भी जब कोई नहीं आया तो यूँ समझे कि चलो मर गया होगा। तो इस तरह से उसको मृत मान लिया। फिर उसको लड़की को कहीं दूसरी जगह भेजा, दूसरी जगह से वो भागकर जो है अपने देवर के पास में आई और बोली कि भाई जो है मैं दूसरी जगह जो है मेरे साथ में जैसे अत्याचार अगर होगा उससे अच्छा है कि हम दोनों जो है विवाह करें। तो समाज के सामने बात गई, इस तरह से दोनों का विवाह हो गया जो है। उसके बाद में वो बड़ा भाई जो है कई साल बाद में जो है एकदम से वापस आके जो है वहाँ आ गया। तो अब
उस गोरी ने कहा कि हूँ गोरी किण पीवरी, कि मैं कौन से पति की पत्नी हूँ, कि वो पति जो मेरे को छोड़ के चला गया मैं उसकी पत्नी हूँ, या फिर मैं जिसके साथ, इसका जो छोटा भाई है जिसके साथ मैं रह रही हूँ उसकी पत्नी हूँ। तो ये एक कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए, हमारा काम है अभी इन रचनाओं को याद करना। तो देखो, एक कैसे याद रखेंगे कि एक चांदा सेठ था। एक चांदा सेठ था, वो यादव था। क्या था? चांदा सेठ था, वो यादव था। अब उसके क्या है कि उसकी मिट्टी में क्या है कि बहुत जमाना हुआ। क्या हुआ? बहुत जमाना हुआ उसकी मिट्टी में। तो अब क्या है कि उसकी शादी भी हो गई, एक गौरी से उसकी क्या हो गई, शादी भी हो गई, और उसका दास का घर भी बन गया, और उसके जो हस्तबल में हजारों घोड़े भी आ गए। इतनी समृद्धि आ गई, ये ध्यान रखना है कि इतनी समृद्धि उसके घर में आ गई। चांदा सेठ था, यादव था, और उसकी जो है क्या क्या है, मिट्टी मिट्टी में बहुत जमाना हुआ तो इतने पैसे आए उसके पास में कि उसने घर भी बना लिया, उसने गोरी से विवाह भी कर लिया, और हजारों घोड़े अपने अस्तबल में रख लिए। चलिए ठीक है साहब। अब जो गोरी रहती थी वो क्या करती थी, मेहंदी भी लगाती थी और जनानी ड्योढ़ी में वो रहती थी। अब जैसे लोग उनके पास में, जैसे गांव की गरीब जनता है तो वो पैसे मांगने के लिए आती थी, है ना, मदद मांगने के लिए आती थी। तो वो क्या बोलती थी सेठ को कि खम्मा अन्नदाता हो आप, हमें थोड़ी सी हमारी रक्षा करो, हमें कुछ जो है पैसे वगैरह आप दो। और जब सेठ को तो क्या बोलते थे, खम्मा अन्नदाता, और उस सेठानी को क्या बोलते थे कि आप ही हमारे, हे रानी सती, आप ही हमारी क्या रखो, लाज रखो। तो इस तरह से आपको ऐसे याद हो जाएंगी। मेरा पुरस्कार इनको मिला हुआ है। आगे बात करते हैं विद्यार्थियों। ये दिमाग में आ रही है तो आप सोच लो कि भाई आपकी तैयारी अच्छी है। 72, 73, आइए 73 पे आप लोगों को जो है अपन आ गए। इसमें देखो प्रभा होते, मनोहर नाम से और भी जो है उनको भी हमने जोड़ रखा है, ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ मनोहर से हम नहीं जोड़ेंगे, आप प्रभा से जोड़ेंगे। और प्रभा के समय, प्रभा का मतलब होता है सुबह, प्रभा का मतलब होता है सुबह। आप याद करो मेरे साथ साथ, आपको यकीन दिला रहा हूँ कि आप लोग वो स्थायी रूप से चीज़ें याद रहेंगी, मैं बता दूँ आपको। और सुबह आप क्या पियेंगे? चाय। तो आपको मनोहर प्रभाकर को आपको चाय से जोड़ना है। चाय बनाना बड़ा ही क्रिटिकल काम है। चाय बनाना क्या है? बड़ा ही क्रिटिकल काम है। तो एक क्रिटिकल स्टडी ऑफ राजस्थानी लिटरेचर। उसके बाद में कल्चरल हेरिटेज। जब मैं हेरिटेज घूमने जाता हूँ तो भी मैं क्या पीता हूँ? चाय पीता हूँ। और उसके बाद में जब मैं अखबार पढ़ता हूँ, पत्रकारिता अखबार जब मैं पढ़ता हूँ, या प्रेस में जो अखबार जो मैं पढ़ता हूँ, तब भी मैं क्या पीता हूँ? चाय। इन 4 शब्दों पे आप अंडरलाइन कर लो और चाय से इसको कनेक्टिंग कर दो। उसके बाद में है 74 पे नंद चतुर्वेदी। 74 पे है हमारे पास में नंद चतुर्वेदी। चतुर्वेदी मान लो कि आपका एक दोस्त है, एक आपका क्या है? यार है। आपका क्या है? एक यार है। और वो दुनिया के लिए ईमानदार नहीं है। दुनिया के लिए क्या नहीं है? वो ईमानदार नहीं है। ये समय उसका बहुत ही खराब चल रहा है, ये समय उसका बहुत ही खराब चल रहा है, बहुत ही निर्मम समय उसका चल रहा है। ऐसे आप अपने कॉपी में आप लिख लीजिए। इनको मीरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। और आगे जो है हम फिर से साहित्य की इन रचनाओं को, साहित्यिक रचनाओं को पढ़ने के लिए हम लोग जो है फिर से एक नए वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। कक्षा 6 में हम लोग फिर से मिलेंगे। अभी काफ़ी कुछ रचनाएं बाकी हैं, तो लगभग 3 कक्षाएं साहित्य की और हो सकती हैं। समय इसलिए लग रहा है कि भाई आप लोगों को इस तरह से स्टोरी बना बना के और जोड़ जोड़ के याद कराना जो है पड़ रहा है। तो आप जो है कक्षा प्लस के साथ में आप जुड़े रहिए, आप कक्षा प्लस के साथ बने रहिए। हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम जो है वो है कक्षा प्लस के नाम से है, KAKSHAPLUS के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। और हमारा जो ऐप है कक्षा प्लस ने जो है अपना कोर्स भी जो है ज़्यादा बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क में है, ₹50 में प्रत्येक कोर्स लॉन्च किया है। कक्षा प्लस चैनल को आप
ज्वाइन करिए, और कक्षा प्लस टेलीग्राम को आप ज्वाइन करिए, कक्षा प्लस ऐप को भी आप डाउनलोड करिए, और आप बने रहिए कक्षा प्लस के साथ में। और इसी तरह से हम लोग जो है, मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को बिल्कुल आसान से आसान फॉर्मूले से जो है मैं रचनाएं सारी याद कराने की कोशिश करूं, राजस्थान की कला संस्कृति परंपरा वगैरह को। और जो है आप लोग स्थायी रूप से आप इन चीज़ों को याद कर पाओ, कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि ये प्रयोग कई विद्यार्थियों पे मैंने किया हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।